स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह है फाइलम सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया का लेक्चर नंबर 2 यानी कि दूसरा लेक्चर है। फाइलम सीलेंट्रेटा का नया नाम निडेरिया है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा का ही एक कैंडिडेट है ओबेलिया या फिर इसको सी फर भी कहते हैं। और आपके सिलेबस में भी ओबेलिया ही पढ़ने के लिए कहा गया है। और दो चीजें ओबेलिया का पढ़ना है, एक तो इसका मार्फोलॉजी यानी कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या है, और दूसरा इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग ओबेलिया या फिर सी फर, ओबेलिया का दूसरा नाम क्या है सी फर के बारे में पढ़ेंगे। क्यों इसे सी फर कहते हैं, सी फर या फिर समुद्री फर कह सकते हैं, क्योंकि यह समुद्र की तली में फर की तरह से दिखेगा। फर क्या होता है, तो फर का मतलब रोमे जैसी कोमल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आप ठंडी के दिनों में जो जैकेट पहनते हैं उसका चेन खोल के अंदर देखेंगे तो फर लगा होता है, कोमल रोमे जैसी संरचना होती है, उसको फर कहते हैं। तो समुद्र में अगर इस ओबेलिया को देखेंगे तो कोमल स्ट्रक्चर फर की तरह से दिखेगा, इसलिए इसको सी फर या फिर समुद्री फर भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसे सी फर क्यों कहते हैं। तो हम सबसे पहले ओबेलिया का सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे, इसके बाद फिर इसका हैबिट एंड हैबिटेट यानी कि इसका वास स्थान और स्वभाव क्या है, मतलब कहाँ पाया जाता है और इसका मुख्य रूप से क्या स्वभाव है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसकी मार्फोलॉजी यानी कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर में हाइड्रेंथ या फिर पॉलिप क्या है, ब्लास्टोस्टाइल क्या है या गोनेंजियम क्या है। फिर इसके बाद इसके अंदर मेडुसा कैसे बनेगा, मेडुसा क्या है, फिर सीनोसार्क क्या है, पेरिसार्क क्या है, फिगर में क्या चीज़ें समझना है, कैसे आप फिगर को समझेंगे, ये सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख ले रहे हैं इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। तो दोस्तों देखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है इसकी मार्फोलॉजी के लिए कि यानी कि इसके मार्फोलॉजी का वर्णन कीजिए या फिर इसमें पॉलीमार्फिज्म दिखाइए, पॉलीमार्फिज्म क्या है ये मैं अभी बताने वाला हूँ। एक भी शब्द का आपको कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। 100% वीडियो के लास्ट तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एक शब्द में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। बस आपको वीडियो के लास्ट तक धैर्य बनाए रखना है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे ओबेलिया और सी फर, जरूर इसका नाम दिखा देंगे ब्रैकेट में, और नीचे लिख देंगे सिस्टमैटिक पोजीशन। पूछे या ना पूछे सिस्टमैटिक पोजीशन जरूर दिखाया जाता है। तो फाइलम देखिए सिस्टमैटिक पोजीशन में क्या है, फाइलम इसका क्या है सीलेंट्रेटा, जैसा कि पहले ही आप समझ गए हम लोग फाइलम सीलेंट्रेटा पढ़ रहे हैं या फिर फाइलम निडेरिया पढ़ रहे हैं, और इसी के अंदर पाया जाने वाला एक कैंडिडेट है जिसका नाम है ओबेलिया, इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो फाइलम ओबेलिया का फाइलम क्या है सीलेंट्रेटा, और इसका क्लास क्या है हाइड्रोजोआ, हाइड्रा जैसे एनिमल्स इसके अंदर रखे गए हैं। और इसके बाद इसका आर्डर क्या है तो हाइड्रोइडा है, और फैमिली इसकी क्या है तो यूकोपीडी, और जीनस क्या है ओबेलिया है। तो ये सिस्टमैटिक पोजीशन आपको 2-3 बार लिख करके याद कर लेना है। और फिर इसके बाद जो है हेडिंग डाल देना है हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट एंड हैबिटेट में 2 लाइन आप देखिए, इसके बाद फिगर पूरा समझा करके ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जब आप हेडिंग डाल देंगे हैबिट एंड हैबिटेट यानी कि वास स्थान एवं स्वभाव, तो इसमें आप लिख देंगे ओबेलिया इज कॉमन कॉलोनियल हाइड्रोजोवंस। ओबेलिया एक कॉमन कॉलोनियल हाइड्रोजोवंस है। हाइड्रोजोवंस का मतलब कि यह हाइड्रोजोआ क्लास के अंदर रखा जाने वाला एक कॉमन कॉलोनियल एनिमल है। कॉमन कॉलोनियल एनिमल है मतलब यह कॉलोनियल है, कॉलोनी में पाया जाता है। कॉलोनियल का मतलब कई जीव एक साथ जुड़ करके एक साथ मिल करके रहते हों तो उसे कॉलोनियल बोलेंगे, और अगर अकेले अकेले रहते हों तो सॉलिटरी बोलेंगे। आगे फिर देखिए सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब क्या है, यह किसी स्थान से चिपक कर रहेगा, यानी कि पानी में तैरता या फिर मूव करता हुआ नहीं मिलेगा, यह सेडेंट्री होता है। मैरिन, मैरिन का मतलब समुद्री जल में पाया जाता है।
एंड कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सर्वव्यापी या फिर विश्वव्यापी, डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका देखा जाए तो पूरे विश्व भर में ओबेलिया की प्रजाति पाई जाती है, मतलब पूरे विश्व भर में ओबेलिया पाया जाता है। कोई ऐसा एरिया नहीं है खास कि इस एरिया में ही यह पाया जाएगा, विश्व के पूरे विश्व भर में यह पाया जाता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यही होता है, सर्वव्यापी या फिर विश्वव्यापी। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए इसके बाद हम आगे तब बढ़ेंगे, पहले आप फिगर को अच्छे से समझ लीजिए कि क्या है और क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि आगे इसके अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर का नाम आएगा और आप नहीं समझे रहेंगे चित्र में तो नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों जो ये आप बड़ा सा डायग्राम देख पा रहे हैं, यह ओबेलिया की कॉलोनी से निकाला गया एक थोड़ा सा पार्ट है, छोटा सा एक टुकड़ा है, जिसके अंदर ओबेलिया के अंदर पाई जाने वाली सारी स्ट्रक्चर्स दिख जाएं उतना ही निकाला गया है। अगर आप पूरी कॉलोनी को देखेंगे तो इस तरह का फिगर दिखेगा, जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि इस कोई घास उगी हुई है या फिर कोई रुएं जैसी स्ट्रक्चर्स दिख पा रही है, जिसके अंदर अगर आपको डिटेल स्टडी करना है तो नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर कहाँ इसका माउथ है, कैसे यह भोजन ग्रहण करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, ऐसी कोई भी चीज़ इस फिगर के अंदर नहीं दिख पा रही है। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि इस कॉलोनी का एक थोड़ा सा पार्ट लेकर और उसे बड़ा सा करेंगे, जैसा कि किया गया है। तो इसके अंदर आने वाली जितनी भी संरचनाएं हैं भोजन ग्रहण करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, भोजन पकड़ने के लिए, वो सारी स्ट्रक्चर्स इस फिगर के अंदर दिख जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कॉलोनी का एक पार्ट लिया गया है। अब उस पार्ट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर आती हैं वो देख लीजिए। सारी स्ट्रक्चर जो कॉलोनी के अंदर स्ट्रक्चर होती है वह एक इस पार्ट के अंदर आ गई हैं। यानी कि जितनी भी स्ट्रक्चर इसकी कॉलोनी के अंदर रहती हैं वह इसी छोटे से पार्ट के अंदर आ गई हैं और इसे बड़ा करके पूरी स्टडी किया जा सकता है। तो देखिए इसके सबसे नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है हाइड्रोराइजा। जैसे कोई एक पेड़ की मेन ब्रांच होती है, उस मेन ब्रांच से कई ब्रांच निकली हुई होती हैं, तो जो मेन ब्रांच है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोराइजा। और इस हाइड्रोराइजा से जो ब्रांच निकली हुई है इसको हाइड्रोकालस बोलते हैं। हाइड्रोकालस यानी कि एक जो हाइड्रोराइजा इसकी मेन ब्रांच है, इससे बहुत सारे हाइड्रोकालस निकले रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक हाइड्रोकालस इधर की तरफ गया था और एक इधर की तरफ गया था, तो सारे हाइड्रोकालस एक बोर्ड पर दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसको काट कर अलग कर दिया गया है, एक हाइड्रोकालस को दिखाया गया है। अब इस हाइड्रोकालस के ऊपर देखिए सारी स्ट्रक्चर दिख रही हैं। सारी स्ट्रक्चर को एक साथ देखने पर लग रहा है कि जैसे कोई पेड़ है और इस पे तमाम फल फूल लगे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह ओबेलिया है, फाइलम सीलेंट्रेटा का एक जंतु है, एक एनिमल है। यह बिल्कुल पौधा नहीं है, यह एक जंतु है। और पूरा जो आप फिगर कम्प्लेक्स टाइप का देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल कम्प्लेक्स नहीं, एकदम आसान है। दो शब्द इसके साथ आप याद रखिए, एक शब्द याद रखिए कॉलोनियल और दूसरा शब्द याद रखिए पॉलीमार्फिज्म। यानी कि ओबेलिया जो है कॉलोनियल होता है और इसके अंदर पॉलीमार्फिज्म पाया जाता है। कॉलोनियल का मतलब कई जीव, यानी कि कई कैंडिडेट एक साथ जुड़ करके रहते हों तो कॉलोनियल हो गया। और पॉलीमार्फिज्म का मतलब क्या है कि ओबेलिया कई रूपों में पाया जाता है, ओबेलिया के कई रूप पाए जाते हैं, यानी एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, इसलिए इसको पॉलीमार्फिक कॉलोनी कहेंगे, या कहेंगे कि इसमें पॉलीमार्फिज्म पाया जाता है, बहुरूपता पाई जाती है, एक से अधिक रूप में जीव पाए जाते हैं। अब जीव का मतलब आप अलग तरह का जीव मत समझिए, मतलब ओबेलिया के अलावा कोई जीव नहीं होते हैं, ओबेलिया का ही एक से अधिक रूप पाया जाता है, इसलिए कहते हैं कि ओबेलिया के अंदर पॉलीमार्फिज्म पाया जाता है। साथ ही साथ एक कन्फ्यूजन बनी रहती है छात्रों में कि ओबेलिया की कॉलोनी पॉलीमार्फिक होती है, ये तो क्लियर हो जाता है, लेकिन अब पॉलीमार्फिक कॉलोनी के अंदर डाईमार्फिक होता है कि ट्राईमार्फिक होता है, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो हम इसमें पूरा क्लियर कर देंगे कि यह डाईमार्फिक है कि ट्राईमार्फिक है। अभी तो आप इसे समझिए पॉलीमार्फिक। और पॉलीमार्फिक क्या है, एक से अधिक रूपों में पाया जाना। डाईमार्फिक क्या है, दो रूपों में पाया जाना। और ट्राईमार्फिक क्या है, तीन रूपों में पाया जाना।
तो अभी आप इसे पॉलीमार्फिक समझिए और पॉलीमार्फिक के अंदर डाईमार्फिक समझिए, यानी कि दो रूपों में पाया जाना। अब जितनी भी आप इसमें स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वो दो ही तरह की स्ट्रक्चर हैं। कई डायग्राम बनाया गया है, इससे आपको लग रहा है कि पूरा कॉम्प्लेक्स होगा। तो देखिए क्या है, एक जो ये वाला आप डायग्राम देख रहे हैं उसी तरह का ये भी है, उसी तरह का ये भी है, उसी तरह का ये भी है और ये भी है। यानी कि ये जो आप 5 स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पांचों स्ट्रक्चर एक ही हैं। तो आप यह मत समझिए कि पांचों 5 तरह का है और पांचों अलग अलग समझना पड़ेगा। ये पांचों स्ट्रक्चर एक ही हैं, किसी पांचों में से किसी एक को समझ लेने से पांचों की समस्या हल हो जाएगी। बस यह अलग अलग अवस्था में है। जैसे एक देख पा रहे हैं पूरी तरह से डेवलप है और एक थोड़ा उससे कम, फिर वो इससे कम, ये वाली स्ट्रक्चर इससे कम और ये वाली इससे कम। तो जो ये पांचों स्ट्रक्चर देख रहे हैं वह एक ही तरह की स्ट्रक्चर हैं, बस 5 हैं। इसको क्या कहेंगे, हाइड्रेंथ। क्या बोलेंगे, हाइड्रेंथ या फिर पॉलिप। और जो दूसरे तरह की स्ट्रक्चर, ये जो 2 फिगर देख रहे हैं ये दोनों एक ही है, बस 2 फिगर बनाया गया है, 2 डायग्राम बनाया गया है, क्योंकि इस ब्रांच के अंदर 2 आ जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, गोनेंजियम। क्या कहेंगे, गोनेंजियम। तो आप कॉलोनियल शब्द समझ गए क्योंकि कॉलोनी में पाया जाता है, और आप पॉलीमार्फिक समझ गए क्योंकि ओविलिया एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। जैसा कि अभी आपने देख लिया कि 2 रूपों में पाया जा रहा है इसी कॉलोनी के अंदर। एक का नाम क्या है, हाइड्रेंथ या फिर पॉलिप, और दूसरे का नाम क्या है, गोनेंजियम, या फिर इसको ब्लास्टोस्टाइल कहेंगे। तो आप 2 शब्द एकदम जुबान पे रख लीजिए, हाइड्रेंथ या फिर पॉलिप, या केवल हाइड्रेंथ ही याद कर लीजिए, और दूसरा नाम गोनेंजियम या फिर ब्लास्टोस्टाइल। यानी कि हाइड्रेंथ या पॉलिप, गोनेंजियम या ब्लास्टोस्टाइल। हाइड्रेंथ या पॉलिप, गोनेंजियम या ब्लास्टोस्टाइल, ये 2 शब्द आपको याद होना चाहिए। अब चलिए एक स्ट्रक्चर के बारे में हम पूरा डिटेल में समझ पा रहे हैं। तो 2 नाम आप याद कर लिए, एक का नाम क्या है, हाइड्रेंथ या फिर पॉलिप, और दूसरे का नाम क्या है, गोनेंजियम या फिर ब्लास्टोस्टाइल। गोनेंजियम या फिर ब्लास्टोस्टाइल। अब चलिए हम लोग सबसे पहले हाइड्रेंथ या फिर पॉलिप के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए जो हाइड्रेंथ या फिर पॉलिप है यह न्यूट्रिटिव जूआइड्स है, यानी कि यह एक तरह का जीवक है कॉलोनी के अंदर जो न्यूट्रिटिव होता है, यानी कि पोषण लेने का काम करता है, भोजन लेने का काम करता है। जो पहला नाम आपने याद किया है यह पहले तरह का जीवक या जूआइड्स है इस कॉलोनी के अंदर, और जो दूसरे तरह का जूआइड्स दिख रहा है इसको गोनेंजियम या फिर क्या कहेंगे, ब्लास्टोस्टाइल कहेंगे। यह न्यूट्रिटिव जूआइड्स नहीं, यानी भोजन लेने का काम नहीं करता है बल्कि रिप्रोडक्शन करने का काम करता है। तो 2 तरह के जूआइड्स में जो आप पहला देखे इसका नाम यह क्या है, न्यूट्रिटिव है, यानी पोषण लेने का काम करता है, और जो आप दूसरा देखे गोनेंजियम यह रिप्रोडक्शन करने का काम करता है। अब चलिए पहले जूआइड्स के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर आप ओपनिंग देख रहे हैं यह इसका क्या है, माउथ है। जैसा कि अभी आपने सुन लिया कि यह भोजन लेने का काम करता है, तो जाहिर सी बात है इसमें माउथ पाया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि पूरी कॉलोनी के अंदर जो भोजन, जो न्यूट्रिशन का काम होता है उसका भोजन इसी माउथ के द्वारा ही लिया जाता है। अब केवल इसी हाइड्रेंथ के माउथ से नहीं बल्कि ये सारे जो 5 हाइड्रेंथ इस फिगर के अंदर बनाए गए हैं सबकी एक ही कहानी है, सबके अंदर माउथ रहेगा और सभी के अंदर से भोजन लिया जाएगा। तो माउथ आप समझ गए। माउथ के नीचे देखिए जो कोनिकल स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिख पा रही है, यानी कि जो शंकु जैसी संरचना दिख रही है इसको आप बोलेंगे हाइपोस्टोम। क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोम, या फिर इसे मैनुब्रियम भी कहेंगे। हाइपोस्टोम या इसका फिर दूसरा नाम मैनुब्रियम है जिसे इधर मैं बताऊंगा। उसके नीचे देखिए हाइपोस्टोम के नीचे देखिए फिंगर लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर, उंगली जैसी संरचना निकली हुई है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं निकली हुई स्ट्रक्चर है। इसको बोलेंगे टेंटिकल्स। क्या बोलेंगे, टेंटिकल्स बोलेंगे। और टेंटिकल्स का काम क्या होता है, भोजन को इस तरह से पकड़ करके और इस मुख के अंदर, इस तरह से इस मुख के अंदर करते रहना, माउथ के अंदर भेजते रहना। टेंटिकल का काम आप समझ गए। एक बात और जानते रहिए, टेंटिकल्स के अंदर दंश कोशिका पाई जाती है जिसको नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं। आपको हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि नीडोब्लास्ट के अंदर टॉक्सिक मटेरियल पाया जाता है और इस टेंटिकल के अंदर नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है।
अब क्या करेगा, भोजन को ऐसे जब पकड़ेगा ना, भोजन के रूप में कोई छोटे जीव जंतु हो सकते हैं, तो वो जंतुओं को क्या करता है, ये नीडोब्लास्ट सेल यानी कि टेंटिकल के अंदर पाई जाने वाली नीडोब्लास्ट सेल क्या करती है कि उसके अंदर अपना पॉइजन छोड़ देती है। जैसे ये मान लीजिए हमारा एक टेंटिकल है और कोई जीव आ रहा है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया कि अपना टॉक्सिक मटेरियल छोड़ दिया। अब यह जीव क्या हो जाएगा, अक्षम हो जाएगा, यानी कि सक्षम नहीं रहेगा, वहां से भाग कर निकलने के लायक नहीं बचेगा, तो उसे विवश होकर इसके माउथ के अंदर जाना पड़ेगा। तो टेंटिकल्स के अंदर क्या पाई जाती है, दंश कोशिका या फिर नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है। बाकी आप देख रहे हैं कि माउथ, हाइपोस्टोम और टेंटिकल्स एक कप जैसी संरचना के अंदर है, एक थैले जैसी संरचना के अंदर है, जिसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोथीका। क्या बोलेंगे, हाइड्रोथीका बोलेंगे। और पूरी स्ट्रक्चर को मिला करके क्या बोलेंगे, हाइड्रेंथ या फिर पॉलिप बोलेंगे। तो ओविलिया कॉलोनी के अंदर दो तरह के जीवक, दो तरह के जूएट्स के अंदर आता है पहला हाइड्रेंथ, जिसे आप अच्छे से समझ गए कैसे भोजन को पकड़ता है और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है इसके अंदर। तो जब एक समझ गए तो पांचों की कहानी इसी के साथ खत्म हो गई। अब बात आती है किसकी, दूसरा जो जूएट्स है रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, उसका नाम क्या है, गोनेंजियम या फिर ब्लास्टोस्टाइल। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। तो ये सिलेंडर जैसी जो स्ट्रक्चर दिख रही है, बेलन जैसी, इसके सबसे ऊपर जो ये पोर पाया जा रहा है, इसको गोनोपोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गोनोपोर। आप इस पोर की तरह से इसे माउथ न समझिएगा, यह गोनोपोर है, यानी रिप्रोडक्शन से संबंधित पोर है। और उसके नीचे देखिए जो ये ग्रीन कलर से मैंने डाटेड कुछ स्ट्रक्चर दिख रही हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं दिख पा रही हैं, जो रेड कलर की स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। बाकी थोड़ा इसके अंदर जो ग्रीन दिख रहा है वह एक इस तरह की स्ट्रक्चर दिख रही है। जैसे मान लीजिए कोई इस तरह की स्ट्रक्चर हो और इस पर गोल गोल स्ट्रक्चर लगी हुई हो, तो बीच में जो ग्रीन कलर से दिख रहा है इसको बोलेंगे ब्लास्टोस्टाइल। एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है ब्लास्टोस्टाइल, और ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर जो तस्तरी जैसे या फिर छतरी जैसे जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख पा रहे हैं प्लेट जैसे, उसको बोलेंगे मेडुसा बड। क्या बोलेंगे, मेडुसा बड। इस वाले फिगर में वही चीजें दिखा दिया गया है, आप यहां से भी खींच करके लिख सकते हैं मेडुसा बड। और जो गोनोपोर के नीचे जो मेडुसा बड और ब्लास्टोस्टाइल है, ये पूरी स्ट्रक्चर जो इस संरचना के अंदर एक थैली जैसी संरचना के अंदर बंद है, उसे क्या बोलेंगे, गोनोथीका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गोनोथीका। जैसे आपने देखा कि माउथ पोर्शन पर जो सारी स्ट्रक्चर एक थीका के अंदर बंद है, तो इसे हाइड्रोथीका कहेंगे। और जो स्ट्रक्चर, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एक थैले के अंदर बंद है, उसे गोनोथीका बोलेंगे। हाइड्रोथीका खाने वाली स्ट्रक्चर को कवर किया हुआ है, गोनोथीका रिप्रोडक्शन वाली स्ट्रक्चर को कवर किया हुआ है। और इसके अंदर पाया जाने वाला क्या है, ब्लास्टोस्टाइल। और ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर प्लेट जैसी संरचना पाई जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, मेडुसा बड। क्या बोलेंगे, मेडुसा बड। आप ये बात याद रखेंगे। अब ये बात तो आप समझ गए कि ओवेलिया की कॉलोनी डाईमार्फिक होती है। क्या होती है, डाईमार्फिक, क्योंकि दो तरह के जूएट्स पाए जाते हैं। तो ओवेलिया की कॉलोनी क्या है, डाईमार्फिक, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिटिव जूएट्स जिसके अंदर हाइड्रेंथ पाया जाता है और रिप्रोडक्टिव जूएट्स जिसके अंदर गोनेंजियम होता है। तो दो तरह के जीवक इस कॉलोनी के अंदर दिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डाईमार्फिक। अब समझिए इसको ट्राईमार्फिक क्यों कहते हैं। तो अब देखिए, जब ये जो मेडुसा बड दिख रहे हैं, इस फिगर के अंदर भी जो तमाम मेडुसा बड दिख रहे हैं, यह मैच्योर होकर के टूट करके इस कॉलोनी से अलग हो जाएंगे। यानी कि जब ये मैच्योर होंगे तो टूट जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि अगर आम का फल ही है, पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो टूट करके उस पौधे से अलग हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से जो ये मेडुसा बड अभी लगे हुए हैं, ये इमैच्योर हैं, यानी कि अभी मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। आगे की स्टेज में जब ये मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो यह ब्लास्टोस्टाइल से टूट करके अलग हो जाएंगे। ब्लास्टोस्टाइल से टूट करके क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, गोनोपोर से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर कोई पूछ
पूछता है कि ओबेलिया की कॉलोनी डाईमार्फिक है कि ट्राईमार्फिक है। देखिए पॉलीमार्फिक है तो सारी दुनिया जानती है, कंफ्यूजन तो डाईमार्फिक और ट्राईमार्फिक में है। तो अगर कोई पूछे कि ओबेलिया की कॉलोनी डाईमार्फिक है कि ट्राईमार्फिक है तो आप क्या बताएंगे कि ओबेलिया की कॉलोनी डाईमार्फिक या ट्राईमार्फिक या इसकी स्टेज पर निर्भर करता है। जैसे अभी आप अकेले हैं, शादी नहीं हुई तो आप अकेले हैं, सिंगल हैं। शादी हो जाएगी तो आप 2 लोग हो जाएंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे तो आप 2 से 3 लोग हो जाएंगे। तो स्टेज के ऊपर निर्भर करता है, आप अकेले हैं कि 2 लोग हैं कि 3 लोग हैं, ये स्टेज पर निर्भर करता है। इसी तरह से कॉलोनी में शुरुआती दौर में 2 ही तरह के जीवक होते हैं, एक न्यूट्रिटिव ज़ूएट्स और दूसरा रिप्रोडक्टिव ज़ूएट्स, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। बाद में जब मेडुसा मैच्योर होकर के अलग हो जाएगा, यानी कि जब मेडुसा परिपक्व मेडुसा बन जाएगा, तब यह कॉलोनी ट्राईमार्फिक हो जाएगी। आप इस चार्ट से पूरी बात समझ जाएंगे कि शुरू में जो कॉलोनी है वो क्या है, डाईमार्फिक है, क्योंकि न्यूट्रिटिव ज़ूएट्स है और रिप्रोडक्टिव ज़ूएट्स है। बाद में जो रिप्रोडक्टिव ज़ूएट्स है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में चेंज हो जाएगा। एसेक्सुअल में तो ब्लास्टोस्टाइल पहले से था और सेक्सुअल में मेडुसा आ जाएगा। तो मेडुसा जब आ जाएगा तो ट्राईमार्फिक हो गया, क्योंकि एक तो हाइड्रेंथ पहले से है न्यूट्रिटिव ज़ूएट्स और एसेक्सुअल यानी कि ब्लास्टोस्टाइल भी पहले से लगी हुई है दूसरा, और मेडुसा एक अलग तरह का और बन गया। तो अब जो है कॉलोनी क्या हो गई, ट्राईमार्फिक। तो डाईमार्फिक है कि ट्राईमार्फिक है, ये पूरी तरह से आप समझ गए। शुरू में यह डाईमार्फिक है और बाद में जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है कॉलोनी तो यह ट्राईमार्फिक हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि परिपक्व होकर के उस मेडुसा का क्या होगा, तो इसकी भी थोड़ी सी समरी आप समझ लीजिए। देखिए यह जो अपरिपक्व अवस्था में मेडुसा यानी कि इमेच्योर मेडुसा है, बाद में मेच्योर हो जाएगा तो टूट करके ब्लास्टोस्टाइल से और इस गोनोपोर के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। अब यह मेडुसा भी 2 तरह के होंगे, एक मेल मेडुसा और दूसरा फीमेल मेडुसा। ये दोनों मेडुसा निकल करके समुद्र के पानी में ऐसे तैरने लगेंगी। ये जो मेडुसा होते हैं ये छतरी की तरह से होते हैं, जैसे छतरी है या फिर कोई प्लेट है जिसको उलट दिया जाए। प्लेट तो ऐसे सामान्यतः इस तरह से रखा जाता है, लेकिन प्लेट को अगर ऐसे उलट दिया जाए और पानी में तैर रहा हो तो बिल्कुल इसी तरह से मेडुसा भी तैरते रहते हैं। और मेडुसा कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के, यानी कि मेल मेडुसा होते हैं और फीमेल मेडुसा होते हैं। और दोनों तरह के मेडुसा इसी ब्लास्टोस्टाइल से टूट करके अलग होते हैं। तो समुद्री जल में मेडुसा तैरते रहते हैं और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो जो मेल मेडुसा होगा वो अपने अंदर से स्पर्म निकाल देगा और पानी में छोड़ देगा। जो फीमेल मेडुसा है वो अपने अंदर से ओवम निकाल देगा या ओवम नहीं भी निकालेगा, दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो जो मेल मेडुसा का स्पर्म निकला वो पानी के माध्यम से चला जाएगा फीमेल मेडुसा के अंदर और वहां पर फर्टिलाइजेशन करेगा, यानी कि रिप्रोडक्शन हो जाएगा। फिर वहां से लार्वा बन करके फीमेल मेडुसा से बाहर निकलेगा और फिर इस तरह की कॉलोनी का निर्माण करेगा। तो जब हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो ये सारी डिटेल आपको हम एकदम दे देंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अभी तो हम आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, तो मेडुसा का क्या होगा आगे चलकर ये आपको कंफ्यूजन न बनी रहे, इसलिए थोड़ी सी बात मेडुसा की मैंने यहाँ पर बता दिया है। बाकी रिप्रोडक्शन पढ़ाते समय हम पूरा डिटेल आपको दे देंगे। तो इस कॉलोनी के अंदर आने वाली सारी स्ट्रक्चर को आप समझ गए, क्या है हाइड्रेंथ या फिर पॉलिप, कौन सा ज़ूएट्स है, इसके बाद क्या है गोनेंजियम या क्या है ब्लास्टोस्टाइल, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब देखिए कुछ थोड़ी सी स्ट्रक्चर इसके अंदर बची हुई है। तो देखिए इसकी जो होल बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई है। जो बाहर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ग्रीन के अलावा जो बाहर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको पेरिसार्क बोलेंगे, और जो ग्रीन स्ट्रक्चर डॉटेड है इसको क्या बोलेंगे, सीनोसार्क। क्या बोलेंगे, सीनोसार्क। तो पेरिसार्क और फिर अंदर क्या है, सीनोसार्क। पेरिसार्क नॉन लिविंग स्टेज है, यानी कि अजीवित अवस्था है, यानी कि यह लिविंग नहीं होता है और एक तरह से बाह्य कंकाल का काम करता है और कॉलोनी को सपोर्ट देने का काम करता है। बाकी जो लिविंग स्टेज है यानी कि जीवित अवस्था है वो क्या है, सीनोसार्क है। अब इसी सीनोसार्क के अंदर इपीडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस या फिर इपीडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में पाया जाने वाला मीजोग्लिया और एंडोडर्मिस के अंदर पाया जाने वाला जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, ये सारी चीज़ें आपको इसी
सिनोसार्क के अंदर ही दिखेगा। आप जो है पेरिसार्क को भूल से भी एपिडर्मिस न समझें, यह एक प्रकार का बाह्य कंकाल है जो कॉलोनी को सपोर्ट देने का काम करता है। बाकी आप देख पा रहे हैं जहां से हाइड्रेंथ या फिर गोनेंजियम निकला हुआ है, यहाँ पर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं जिसको पेरिसार्क एन्यूली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरिसार्क एन्यूली। तो दोस्तों ओविलिया कॉलोनी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं वो फिगर के हिसाब से आप पूरी तरह से समझ गए हैं। बाकी वीडियो भी काफी लंबा हो गया है, तो अब इसमें आसान तरीके से आप लिखेंगे कैसे, इसके लिए हम लाएंगे इसका पार्ट 2। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।